फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में हमने देखा ईपीएफ का हिस्ट्री, ईपीएफ की एप्लीकेबिलिटी और ईपीएफ एक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। अब हम चलते हैं ईपीएफ एक्ट की तरफ और इसमें सबसे पहले लाइक अदर एक्ट्स सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस तो बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन सभी डेफिनेशन हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनकी चर्चा हम यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 2A में एक चीज ध्यान रखिएगा कि 99% केसेस में जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन का पार्ट होता है। तो लाइक दैट हियर ऑल्सो सेक्शन 2 जो है ये क्लॉजेज है, ABCD जो भी होंगे इसके क्लॉजेज होंगे। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो है किसका? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता क्या चीज है? तो यदि इसका हम बेयर रीडिंग करते हैं तो बेयर रीडिंग क्या कहता है? इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट belonging to or under the control of central government or in relation to an establishment belonging to or under control of the state government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port or a mine or an oil field or a control industry or in relation to establishment having departments or branches in more than one state, the central government and the state government। तो ये तो इसकी बेयर रीडिंग थी, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मोटी बात ये चीज समझ लीजिए कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी इंडस्ट्री जिस गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। यहां पे भी लिखा हुआ है in relation to an establishment, in relation to an establishment belonging to or under control of central government। पहला एक जो क्लॉज है, सब क्लॉज 2A का जो पहला क्लॉज है उसमें दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी कि वो जैसे कि आप कह सकते हो कि सेंट्रल PSUs जो है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनी या रेलवे भी आप देखेंगे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है। हालांकि इसका अपना एक अलग एक्ट भी है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रोल कहां से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। पोर्ट वगैरह है, माइन वगैरह है, ये सारी की सारी जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इन सारी चीजों के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। दूसरी बात क्या चीज कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में जो यानी कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है उनका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा। अब बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो क्या होता क्या चीज है? आप देखेंगे कि यदि कोई वर्किंग पीपल है तो वो इस चीज को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, या जो स्टूडेंट भी होंगे उनके घर में जो वर्किंग पीपल होंगे उनसे ये बात समझ सकते हैं कि ईपीएफ एक्ट जो है, ईपीएफ एक्ट हर स्टेट में, जैसे कि आप देखेंगे क्या कि वेज रेट होता है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कंसेप्ट आपको एम्प्लॉय वेजेस एक्ट में भी आएगा या बोनस एक्ट में भी आएगा, हर जगह पे जो आता है। भले ही उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है पर्टिकुलर एक्ट्स में, लेकिन कुछ एक्ट्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो और ईपीएफ एक्ट में कैसे पड़ेगा ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा? वहां का जो एक्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे क्या चीज कहता है कि ईपीएफ एक्ट तो सेंट्रल एक्ट है, तो यानी कि ये तो हर जगह पे एक ही जैसा लागू होगा, लेकिन ये चीज हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे और ये एक जनरल सी बात है जो सबको पता है कि ईपीएफ जो होता है, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन में आज के डेट में पहले कुछ 10% था, उससे पहले कुछ और था, लेकिन आज के डेट में लंबे समय से क्या चल रहा है कि 12% ऑफ द सैलरी विल बी कंट्रीब्यूटेड इन पीएफ। तो अब ये सैलरी जो होता है
या वेजेस की बात करते हैं, 12% ऑफ वेजेस। तो आप ये चीज देखोगे कि जो वेजेस का रेट होता है, वेजेस का रेट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अपने अलग रेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रेट्स है। तो वहां भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो उनका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगा। और अकॉर्डिंगली क्या चीज होगा? तो वेज जो वहां के वर्कर्स को दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट है वो दिया जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके केस में स्टेट गवर्नमेंट का जो रेट वेज का होता है वो दिया जाता है। एंड फर्दर हाउ इट अफेक्ट्स ईपीएफ एक्ट? इट अफेक्ट्स ईपीएफ एक्ट एज द अमाउंट ऑफ 12% फ्रॉम द वेज विल बी डिपॉजिटेड इन पीएफ फंड। सो पीएफ फंड में जो डिपॉजिट किया जाता है वो वेज को लेकर के, तो अमाउंट जो है वो डाइवर्स करेगा, वो अमाउंट जो है डिफरेंट होगा। रीजन भी क्योंकि वेज अलग स्टेट में अलग होता है और उनका स्टेट का जो एक्ट होगा वो एप्लीकेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इसी तरह से ये करता है। तो इन शॉर्ट हम ये चीज समझते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा? जिस गवर्नमेंट के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा। इन शॉर्ट ये चीज आप समझ सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट क्या है? बेसिक वेज। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपने समझ लिया, अब है बेसिक वेज। बेसिक वेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में। सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। यहां पे क्या कहता है कि बेसिक वेज होता क्या है? तो सबसे बात है ऑल इमोल्यूमेंट्स व्हिच आर अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉय। ध्यान से सुनिएगा इसको। ऑल इमोल्यूमेंट्स व्हिच आर अर्न्ड बाय एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव or on holiday with wages in either case in accordance with the terms of the contract of employment and which are paid or payable in cash to him। यहां तक पहले एक पार्ट हम लेते हैं कि आप नौकरी करने जाते हो, आपके नौकरी का कुछ टर्म होता है, तो आप नौकरी करते हो, इस वजह से आपको सैलरी या वेज मिलता है। जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप जाते हो ऑफिस उसी दिन या अपने काम पर उसी दिन का सैलरी आपको मिलता है। भाई वीकली ऑफ नाम की भी एक चीज होती है कि हफ्ते में 7 दिन में एक दिन का ऑफ होगा, तो ये चीज उस दिन का भी पैसा आपको मिलता है, तो वो भी वेज में इंक्लूड होता है। हॉलीडे होती है, हॉलीडे वाले की छुट्टियां होती है, उस दिन का पैसा जो होता है वो भी आपके वेज में इंक्लूड होता है क्योंकि वो पैसा आपको मिलता है। इट मीन्स as per the terms of the employment, whatever you earn as your salary, your wages, or whatever emoluments you are getting, that will be considered in as wage. But अब मिलने को तो बहुत कुछ मिलता है, आपको बोनस भी मिलता है, कई बार ओवर टाइम भी मिलता है, ज्यादा आप काम करते हो तो इसके हिसाब से जितना हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से ये सारी चीजें आपके वेज में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या कहता है आगे? बट इट डज नॉट इंक्लूड, कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? द कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन, यानी कि आपको सपोज करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन है और उस कैंटीन में जनरल पब्लिक, सपोज कोई विजिटर आता है आपके यहां पे, तो उसे जो खाना मिलता है वो थाली जो है 100 रुपए की मिलती है, जबकि आप खाने जाते हो तो आपको 80 रुपीज का मिलता है। तो वो जो डिफरेंस है 20 रुपीज का वो इंक्लूड नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा कहता है एनी डियरनेस अलाउंस, यानी हम यहां पे बात कर रहे हैं बेसिक वेज की, हम वेज की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक वेज की बात कर रहे हैं। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन और any other similar allowance
पेएबल टू द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ इन हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट एनी प्रेजेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर। कई बार होता है कि दिवाली के टाइम में आपको जो है सो कैश नहीं दे करके आपको गिफ्ट दे दिया जाता है, या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की वजह से आपको कुछ गिफ्ट दे दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है, इट मींस क्या चीज हमने समझा कि जो अलाउंसेस होते हैं, आप ये चीज देखोगे कि चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप ऑफिसर हो, आपके सैलरी का कंपोनेंट होता है, आपके वेज का कंपोनेंट होता है, जिसमें इवन जो है जो डेली वेज वर्कर होते हैं उनके भी वेज का कंपोनेंट होता है बेसिक एंड डीए। जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनमें एचआरए भी होता है, तो डीए भी होता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो इन अलाउंसेस को किसी को नहीं जोड़ना है, जैसे कि सैलरी होता है तो बेसिक वर्ड लिखा रहता है। और जैसे आज के डेट में आप देखोगे कि जैसे इंडस्ट्रीज में जो पे रिवीजन लगा है, उसमें क्या चीज है कि कैफेटेरिया अप्रोच का कुछ अलाउंसेज है, जो कि कहा गया है कि आपको 35% तक मिल सकता है, जो आपका बेसिक होगा। तो बेसिक फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद डीए है, डीए टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस है, तो हाउस रेंट अलाउंस में आप देखोगे कि आज के डेट में क्या है कि सिटी वाइज एबीसी क्लास सिटी में 8%, 9%, 10% का जो है दिया हुआ है। फिर वही जो है यानी कि वो बढ़ते जाएगा, यानी कि क्या चीज है ये, फिर 8% से बढ़ के जो है क्या चीज हो जाएगा, फर्दर 16% होगा। फिर 16% के बाद 24% होगा। 9% वालों का 9%, 18%, 27%, और 10% वालों का 10%, फर्दर फिर 20% और 30%। तो ये चीजें जो है इन सब चीजों को नहीं कंसीडर किया जाता है। जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। पर एचआरए भी फ्लक्चुएट कर सकता है, बाकी चीजें भी फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन ये बेसिक वेज फिक्स हो जाता है आपका। तो इस बेसिक वेज को ये क्या चीज कहता है, इन सब चीजों के अलावा जो लिया जाता है उसे बेसिक वेज किया जाता है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या चीज होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय टू हिम द इंश्योरेंस स्कीम अप्लाइज। यानी कि जो ईपीएफओ के मेंबर एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय ईपीएफओ के मेंबर है, ईपीएफओ के मेंबर है यानी उनके लिए यूएएन वगैरह इशू किया जाता है, उनके पीएफ अकाउंट में हर महीने जो है सो पैसे जमा किए जाते हैं उनकी सैलरी से काट करके। तो ये जो पैसे काट करके जमा किए जाते हैं, एम्प्लॉय टू हुम द इंश्योरेंस स्कीम अप्लाई, तो उसे क्या चीज कहा जाता है, उस अमाउंट को कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो अगला हम लोग डिस्कस करने जाते हैं, एम्प्लॉयर। क्या चीज है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है, कौन है एम्प्लॉयर? क्या आप किसी प्राइवेट संस्था में काम करते हो तो क्या उस संस्था का जो मुख्य मालिक हैं, जिन्होंने जो मेन शेयर होल्डर है, यदि कंपनी फॉर्म में है तो जो शेयर होल्डर हैं वही हैं। यदि पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या पार्टनर्स आपके एम्प्लॉयर हैं? यदि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उस प्रोप्राइटरशिप का जो मालिक है वही है आपका। या किसी जो है सो आप गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो तो जो शेयर होल्डर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, या जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मिनिस्ट्री है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है एम्प्लॉयर? तो यहां पे ईपीएफ एक्ट कहता है कि एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज अ फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट्री। फैक्ट्री के केस में कौन होगा एम्प्लॉयर? एस्टैब्लिशमेंट तो है, और वो क्या है, फैक्ट्री। द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। तो दोस्तों ये चीज जो देखें, ओनर का मतलब तो जो हो गया कि जो इसका मालिक है। ऑक्यूपायर कौन होता है? तो ऑक्यूपायर आप देखेंगे, ऑक्यूपायर का डेफिनेशन जो है फर्दर दिया गया है, इवन फैक्ट्रीज एक्ट में ऑक्यूपायर का डेफिनेशन दिया गया हुआ है। ऑक्यूपायर के डेफिनेशन में चीज कहा गया है कि जो कि हेड होता है, फैक्ट्री का हेड होता है। तो इंक्लूडिंग, तो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर, वो फैक्ट्रीज एक्ट में आप इसको ऑक्यूपायर को और अच्छी तरह से समझेंगे या आगे देखेंगे। तो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर जो होगा, नॉर्मली ये क्या होता है कि जो फैक्ट्री का ओनर होता है उन्हीं को माना जाता है, या वहां का जो हेड होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में जो एमडी वगैरह होते हैं उनको बेसिकली मान लिया जाता है।
तो कहते हैं कि ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज ए मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट द पर्सन सो नेम। तो या तो ऑक्यूपायर आपका एम्प्लॉयर होता है या फैक्ट्री मैनेजर आपका होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री है। तो या तो ओनर होगा या ऑक्यूपायर होगा, और यदि वहां पे आपने फैक्ट्री मैनेजर अपॉइंट किया है जो कि नॉर्मली होता ही है, तो वो फैक्ट्री मैनेजर को उसके लिए माना जाएगा एम्प्लॉयर। यदि कोई दूसरा एस्टैब्लिशमेंट है जो कि फैक्ट्री नहीं है, तो द पर्सन हु और अथॉरिटी which has the ultimate control over the affairs of the establishment। तो यहां पे क्या चीज कहता है कि फैक्ट्री नहीं है, ये फैक्ट्री नहीं है, फिर भी सर्विस इंडस्ट्री सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए सारे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होते हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री है, वहां पे तो फैक्ट्री नहीं होगा। तो वहां पे वो पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, अल्टीमेट कंट्रोल होगा भाई, जिसके इशारे पे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जिसने कहा कि ज्यादा ऑर्डर लाना है इस साल में हमें अपना टर्नओवर जो है वो बहुत करना है, इसके लिए मेहनत करो, फिर अगले साल कहता है नहीं टर्नओवर नीचे गिरा दो। तो ये तो एक अनएथिकल चीजें हो जाती है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन सीधी सी बात है कि यदि प्राइवेट है तो उसकी मर्जी है, और कई बार ये बिजनेस स्ट्रेटेजी भी होती है। तो ये चीजें क्या है कि जिसके पास, यानी कि हु हैज अल्टीमेट पावर, जो कि सबसे सुप्रीम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या चीज होगा, वो इंप्लॉयर माना जाएगा। और ये किसको किसको दिया जाता है, ये अल्टीमेट कंट्रोल यूजुअली जो लोगों के पास रहता है उनका नाम क्या होता है, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट, और सच या तो इनके एजेंट। तो ये चीज क्या कहा जाता है, सच मैनेजर और मैनेजिंग एजेंट। तो यहां पे क्या चीज कहा जाता है कि जिनको दिया जाता है, तो कुल मिला के यदि नाम से आप लेके चले तो वहां पे क्या होगा कि या तो मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग है। अब मैनेजर से ये चीज मत आप लगा लेना कि मैनेजर मींस की जो मार्केटिंग मैनेजर, तो फाइनेंस मैनेजर, तो एचआर मैनेजर, ये मैनेजर नहीं होते हैं। हु इज ओनली मैनेजर, जो कि नॉर्मली इंडस्ट्रीज में जिनको कहा जाता है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर यानी जीएम। और बड़ी इंडस्ट्री में तो और भी जैसे नाम होता है कि जैसे कि ग्रुप जनरल, जो जिसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो ये सब जो भी चीजें होती है, तो कुल मिलाकर ये चीज समझिए कि हु इज ऑन द सुप्रीम पोजीशन, तो उसको जो है उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स होता है और उसे ही एम्प्लॉयर माना जाता है। तो ये तो था आपका एम्प्लॉयर। अब कहते हैं एम्प्लॉय कौन है, क्या सभी लोग एम्प्लॉय हैं? हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था एम्प्लॉय के बारे में। तो यहां पे क्या चीज कहता है, और यहां पे सबसे ज्यादा कंटेंशन कहां आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होते हैं, क्या वो एम्प्लॉय होते हैं? तो ये चीज यहां पे क्या कह रहा है, हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल और अदरवाइज, इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, and who gets wages directly or indirectly from the employer। तो यहां तक पहले हम समझते हैं, any person who is employed in for wages in any kind of work, a person who is employed for wages is any kind of work, manual or otherwise। अब सिंपल सी बात क्या चीज है, एनी काइंड ऑफ वर्क का मतलब, अब आप ये मत समझ लेना कि किसी का मर्डर करने का भी काम दिया हुआ है तो वो भी हो जाएगा। इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए भाई। आपकी जो दवाई की फैक्ट्री है और दवाई की फैक्ट्री में जो इलीगल ड्रग्स है, उस चीजों का जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो वो चीज नहीं। जो एथिकल है, जो विद इन द परव्यू ऑफ लॉ है, जिनको की लॉ अलाउ करता है, उस तरह के जो वर्किंग होंगे, उन वर्किंग के लिए आप एम्प्लॉयड हैं। किस पर्पस के लिए, वेजेस के लिए। वो काम हो सकता है मैनुअली भी होता हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स भी होता हो, विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, एंड हु गेट्स हिज
वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यानी कि हो सकता है कि वो पैसा जो है डायरेक्ट उसके अकाउंट में, एम्प्लॉयर के अकाउंट से उसके अकाउंट में जा रहा है, फैक्ट्री ओनर के अकाउंट से या फैक्ट्री के अकाउंट से उसके अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट जा रहा है। या तो वो हो सकता है, या दूसरा कौन हो सकता है कि किसी एजेंट के थ्रू उसके पास जा रहा है, लेकिन उस एजेंट के पास तो पैसा इसी के यहां से आ रहा है। अल्टीमेट पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है? इस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर की बन रही है, तो वो भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। ऐसे एम्प्लॉई के लिए भी एम्प्लॉयर वो माना जाएगा। यानी कि जो किसी और से भी पैसा ले रहे हैं तो भी ये एम्प्लॉई माना जाएगा। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। पहले ही चीज कहा कि जो जैसे कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्होंने भी यदि एम्प्लॉय किया, भाई पैसा तो अल्टीमेट काम तो आपका करना है, पैसे भी उसके बदले में आप दे रहे हो, आप उसके अकाउंट में नहीं डाल करके आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो वो पैसा, तो भी क्या चीज है। तो इस वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है तो यहां पे ये आता है। तो कह रहे हैं यदि, और स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया होगा सब क्लॉज में कि ये चीज कहा गया है क्या कि थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, engaged as an apprentice, engaged as an apprentice, not being an apprentice, engaged under Apprentice Act। कई बार आप देखते होंगे कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है बट उन्हें साल 2 साल का टर्म रखा जाता है, एज अ ट्रेनिंग कहते हैं उसे, एज अ ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर, या अप्रेंटिस कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर अप्रेंटिस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अप्रेंटिस के तौर पे नाम आपने भले दे दिया है, लेकिन अप्रेंटिस एक्ट के अंडर उसको जो है सो आपने एम्प्लॉय नहीं किया हुआ है, और अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो इन सभी लोगों को क्या कहा जाएगा? एम्प्लॉय कहा जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में फैक्ट्री वर्ड। एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग the precincts thereof in any part of which a manufacturing process is being carried। तो दो चीजें हैं यहां पे कि any premises including the precincts thereof, कोई भी प्रेमाइस है, कोई भी एरिया है और उससे जुड़ा हुआ एरिया, एडजेसेंट एरिया है, जहां पे क्या होता है? वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है फैक्ट्री होने के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं, फैक्ट्री के लिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी है, एजुकेशन इंडस्ट्री भी है, लेकिन वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो यहां पे क्या है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस सो कैरीड आउट वेदर विद द एड ऑफ पावर एंड विदाउट एड। इससे नहीं मतलब है मैनुअल वर्क कर रहे हैं आप या विद द एड ऑफ पावर कर रहे हैं। आज के डेट में तो 99% जो वर्क होते हैं विद द एड ऑफ पावर ही होते हैं, लेकिन कई चीज ऐसे हैं जैसे पैकिंग वगैरह का काम होता है तो वहां पे जो है विदाउट द एड ऑफ पावर भी होता है, या और भी कुछ ऐसे हैं जो मैनुअल, अगरबत्ती वगैरह जो लोग आज के डेट में बनाते हैं तो मैनुअल ही बनाते हैं। तो उससे क्या कहा जाता है कि ऐसी जगह पे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फैक्ट्री। अब बात करते हैं हम कि मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो ये चीज हमने देखा कि मैन्युफैक्चर क्या है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब हमने देखा फैक्ट्री क्या है, अब देख रहे हैं मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस प्रोसेस को आप कहोगे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है? तो एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑनलाइन वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग और डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और एडेप्टिंग एनी आर्टिकल सब्सटेंस विद यूज टू यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। कुल मिला के आप ये चीज समझ लीजिए कि एनी एक्टिविटी which converts the stage of that material or product। जैसे कि आप, अब तो एक्साइज एक्ट नहीं चल रहा है अपना, जीएसटी जब से आ गया है, तो एक्साइज में भी जो है सो यहां पे क्या कहते हैं, एक्साइज हालांकि है ही क्योंकि एक्साइज तो हटा नहीं,
तो यहां पे क्या चीज कहते हैं कि वहां भी आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या चीज कहते हैं कि डीम्ड मैन्युफैक्चर, वहां पे मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन सेक्शन 2F में दिया हुआ है। तो डीम्ड मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं जहां पे भी उसका भी जस्ट यही चीज है। इवन जो है सो आप पैकिंग और रीपैकिंग जो करते हो, जैसे आपने जो है सो बल्क में बनाया, ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो रॉ मटेरियल उसके प्रोसेस क्या होते हैं डिलीवरी तक के लिए, कि रॉ मटेरियल जो है सो लिया आपने, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया आपने, प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बनता है, वो बल्क में रहता है। उस प्रोडक्ट को फिर से आप क्या करते हो, उसकी पैकिंग करते हो। पहले जो है सो उसे बन के आया उसे जो है बड़े कंटेनर्स में आप पैक करते हो, फिर उसे छोटे छोटे कंटेनर में पैक करते हो, फिर उस पर लेबलिंग करते हो। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के ही प्रोसेस है। इवन सिर्फ पैकिंग करना भी मैन्युफैक्चरिंग है, और प्रोसेस करके प्रोडक्ट तैयार करना मटेरियल से, वो तो है ही। तो यहां पे चीज क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, इन शॉर्ट आप एक ये समझ लो कि विच चेंजेस द स्टेज ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वॉशिंग से हो, ब्रेकिंग से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, डिस्ट्रक्शन से हो, जैसे भी हो, पैकिंग हो, लेबलिंग हो, जो भी हो, उसे क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब है ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री। मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री, ये आप फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़ोगे। ऑक्यूपायर किसे कहते हैं, हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री एंड वेयर द सेड अफेयर्स आर एंट्रस्टेड टू ए मैनेजिंग एजेंट, सच एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। तो सिंपल सा क्या चीज है कि जो ओनर होंगे नॉर्मली तो वही होते हैं, अदरवाइज जो जिसके पास ओनर के पास ही कंट्रोल होता है, जैसे खास करके जो क्लोजली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड जो होते हैं एमडीज होते हैं, उनके पास होता है। और यदि उसका कोई फैक्ट्री है तो वहां पे फैक्ट्री मैनेजर, तो जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट होगा, he shall be treated as occupier of the factory। और इनका नाम भी जाता है, ये चीज जो है जो कि ईपीएफ डिपार्टमेंट में भी, फैक्ट्री डिपार्टमेंट भी, हर जगह इनका नाम, इनका डिटेल जाता है। एंड लास्टली क्या चीज है, सुपर एन्युएशन। ईपीएफ एक्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सुपर एन्युएशन का मीनिंग जो है इन शॉर्ट आप कहें तो टाइम एज ऑफ रिटायरमेंट है। तो एज ऑफ रिटायरमेंट माना जाता है, लेकिन ईपीएफ एक्ट के लिए जो एज ऑफ रिटायरमेंट है, यानी कि जो पेंशन फंड में पैसा जाना बंद होता है, ईपीएफ में जो पैसा डिपॉजिट होना बंद होता है, वो होता है एट द एज ऑफ 58। तो ईपीएफ एक्ट के हिसाब से 58 ईयर्स ऑफ द एज जो है वो सुपर एन्युएशन का है। तो ये सारा जो है सो हमने डेफिनेशन देखा, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे, कि इसे इन सारे डेफिनेशंस को जैसे कि आप समझ लें कि यहां में क्या चीज है कि सबसे पहले हमने क्या कहा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इन शॉर्ट आप इसको समझ लें, एक बार हम इसको गो थ्रू हो जा रहे हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस व्हाट, कि जिस गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई इंडस्ट्री है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। उसके बाद क्या चीज कहता है, बेसिक वेज। बेसिक वेज का मतलब क्या चीज होता है कि जो भी आप जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें बाकी सारे अलाउंसेस को हटा दीजिए, और उसके बाद किसी भी तरह का गिफ्ट यदि मिलता है, किसी तरह का जो इंसेंटिव मिलता है, किसी तरह का कमीशन मिलता है, उन सबको हटा दीजिए। उसके बाद जो आपका बच जाता है वो क्या कहलाता है, बेसिक वेज। किसी नॉर्मली जो है सो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको जो टर्म दिया रहता है बेसिक वेज, और उसी के ऊपर बाकी अलाउंसेस के परसेंटेज वगैरह फिक्स किए जाते हैं। तो ये होता है बेसिक वेज। बेसिक वेज के बाद आगे फिर आपका क्या चीज था, कंट्रीब्यूशन। तो जो ईपीएफ मेंबर के, ईपीएफ मेंबर जो होते हैं उनके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में या इंश्योरेंस अकाउंट में जो पैसा जो जमा होता है तो उसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, या पेंशन फंड में जो जमा होते हैं उसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। उसके बाद इंप्लॉयर है। इंप्लॉयर के केस में क्या चीज कहा जाता है, ओनर ऑफ द फैक्ट्री होगा, जहां पे मैनेजर होगा, फैक्ट्री मैनेजर होगा वो होगा, या जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स है, या ये इनके एजेंट होंगे। तो इन सबको जो है क्या चीज कहा जाता है,
फैक्ट्री सॉरी एम्प्लॉयर कहा जाता है। अदर एस्टेब्लिशमेंट होगा, वहां फैक्ट्री मैनेजर नाम का चीज नहीं होता, वहां पे मैनेजिंग एजेंट या मैनेजर या एमडी या जो ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगे या उनके एजेंट होंगे। तो कुल मिला के दोनों में ही क्या चीज है कि जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, एस्टैब्लिशमेंट होगा, ही विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में यही कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि वेजेस के लिए काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट हुआ हो, चाहे जो है सो डायरेक्टली अपॉइंट किया गया हुआ हो, वो अप्रेंटिस के तौर पे अपॉइंट हुआ है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, अप्रेंटिस एक्ट के अंडर जो है सो वो कवर नहीं होना चाहिए, तो उन्हें क्या चीज कहा जाएगा, एम्प्लॉय कहा जाएगा। एम्प्लॉय के बाद क्या चीज है, फैक्ट्री। फैक्ट्री जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उस जगह को और या उस प्रेमाइस और उसके प्रेजेंट्स जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद क्या चीज है, मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किसी भी मटेरियल के सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल के स्टेटस को जो चेंज करके किसी नए प्रोडक्ट को जो है लाना, किसी नए फॉर्म में लाना, वो चाहे किसी भी प्रोसेस से हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Occupier of the factory who has ultimate control over the organization of the affairs of the establishment, and lastly superannuation that is at the age of 58. So ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। आप लोगों को इसके अलावा यदि किसी और डेफिनेशन का लगता है कि वो डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस होना चाहिए, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डू ईमेल टू आवर ईमेल आईडी that is ccc.pkjha@gmail.com and you can also write on the comment section। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से कंप्लीट हमारा होता है। बाकी इसके बाद जाके हम लोग डिस्कस करेंगे जो 3 स्कीम है, ईपीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये सेक्शन 5 से सेक्शन 6A, सेक्शन 6C, इन तीनों में ये दिया गया है। तो we will discuss in the later class and we hope that all the concept, all the definition, whatever we have discussed has been clear. So till then, good.